नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीरगांव, भिलाई, रिसाली और चरौदा नगर निगम समेत 5 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया और जीत के अपने अपने दावे किए। अब सवाल ये है कि अंतिम दिन प्रचार के युद्ध में किसने बढ़ाई बढ़त और आखिर वक्त में कौन बदलेगा पासा और किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भूपेश बघेल के ऊपर प्रत्येक नवयुवक के 85,000 कर्जा चढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार थमने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन कोई भी दल एक दूसरे को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता निकायों में वार्ड स्तर पर सक्रिय हैं। खास तौर पर कांग्रेस के बीरगांव, रिसाली, भिलाई और चरौदा नगर निगम में जीत के लिए 40 से ज्यादा विधायकों के साथ 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। रात 12 बजे के बाद प्रचार का शोर थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ये चुनाव बेहद गंभीरता से लड़ रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन पहले दिन से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह सहित कई पूर्व मंत्री और विधायक भी मोर्चा संभाले हुए हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के प्रचार का कोई मतलब नहीं। 15 निकायों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इस समय भी हम सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतेंगे। जैसे पिछले समय 10 के 10 निगम जीते थे, उसी समय इस समय भी सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में हमारी जीत होगी। 15 निकायों में 370 वार्ड में हो रहे चुनाव के लिए कुल 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच है। लेकिन इस बार कई वार्डों में बागियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी वादे और दूसरों की वादा खिलाफी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिग्गज नेता चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पास कहने कुछ नहीं, 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। केंद्र की भी बात करते हैं तो केंद्र में किया क्या है? केंद्र में लोगों के महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। 3 साल में जो भ्रष्टाचार, जो घोटाला, जो शराब और कोल और लैंड माफिया का राज चला हुआ है, अपराधगढ़ बना हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सफाया हो रहा है और ये उल्टी गिनती कांग्रेस की शुरू है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में 10 निकायों में कांग्रेस के महापौर बने। तब कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि राज्य सरकार की कामकाज पर मुहर लगी है। अब 15 निकायों का ये चुनाव भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दरअसल दुर्ग संभाग में 3 नगर निगम समेत 6 नगर पालिका और नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं, जहां इस संभाग में सीएम समेत 6 मंत्रियों का निर्वाचन क्षेत्र है। और दूसरा ये कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए आगामी 2023 में होने वाले नफे नुकसान की ओर भी संकेत देगा। वहीं बीजेपी को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उल्टी गिनती अभी चुनाव प्रचार थमने के बाद जो वोटिंग है उसके लिए शुरू होगी। जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है तो इसमें प्रचार, प्यार, वार सब साथ साथ चल रहा है। किसको प्यार मिल रहा है, किसका प्रचार हो रहा है, किस पर वार हो रहा है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कृषक कल्याण परिषद के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रखर वक्ता हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुलझे हुए नेता हैं। केदार गुप्ता जी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसने अपने प्रदेश प्रभारियों तक को झोंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, पूर्व विधायक, सारे लोग उनके लगे हुए हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्री, विधायक अलग अलग क्षेत्रों से जाति समीकरण के हिसाब से सभी पार्टियों ने अपने नेताओं को, प्रभावशाली नेताओं को, जिनका जिस क्षेत्र में प्रभाव उनको बिठाया हुआ है। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला? क्या जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कर्ज लेने का, षड्यंत्र करने का और उनके ऊपर
भ्रष्टाचार का माफियाबाद का आरोप लगा रही, उसमें कितनी सच्चाई है, जनता उसको कितना स्वीकार करती है, या फिर कांग्रेस का जो आरोप कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया और केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी पार्टी के लिए क्या ये लिटमस टेस्ट होगा, या आपकी पार्टी के जो मुद्दे या जो काम आपने किए हैं, चाहे आपने शहरी क्षेत्रों के लिए जो स्कूल खोले हैं, नए तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, या जो आपकी चलित लैब हॉस्पिटल है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें, नए प्रयोग आपकी सरकार ने किए आने के बाद, उनको जनता कितना स्वीकार करेगी, या फिर जो महंगाई का मुद्दा है वो आपको कितना सपोर्ट करेगा, या भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल काम नहीं किया या उनकी आपस की गुटबाजी जिसको आप लोग कहते हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं इसमें कई तरह की चीजें काम करती है। सबसे पहला तो प्रमुख होता है कि वार्ड स्तर पर चुनाव होने की वजह से वार्ड का जो प्रत्याशी है उसकी छवि कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका पास्ट कैसा है, उसका अतीत कैसा है, इन सारी चीज़ों को मतदाता देखते हैं। इसके अलावा इसमें मूल्यांकन के तरीके निश्चित रूप से सरकार ने पिछले वर्षों में जो काम किया नगरीय निकाय के विकास में या ग्रामीण विकास में, या सरकार का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसके विधायक के संबंध में, मंत्रियों के संबंध में, सरकार के संबंध में लोग अपना एक मन बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में कांग्रेस एक सुखद स्थिति में है, और निश्चित रूप से चाहे कोई चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव होता है, और कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। हमने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है और पूरे मन से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि जनमत जो है हमारे पक्ष में है और मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा। इसको आप इसके इतने छोटे पैमाने को किस रूप में लेंगे ये तो अलग बात है, मगर मेरा जहाँ तक अनुमान है, अभी जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे थे कि सरकार जो है कर्ज में डूबी हुई है, तो ठीक है, कर्ज हमने लिया है, बहुत कर्ज लिया है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जान रही है कि कर्ज हमने क्यों लिया है। किसानों के लिए लिया, 2500 रुपये धान का भाव देने के लिए लिया, उनका कर्ज माफी करने के लिए लिया, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी करने के लिए लिया। तो अब छत्तीसगढ़ की जनता ये नहीं समझती, ऐसी बात हो रही है। हमने कोई मोबाइल बांटने के लिए थोड़ी कर्जा लिया है, हमने कोई इस तरह के जो शहरी क्षेत्रों में स्वामी आत्मानंद स्कूल बने, या जिस तरह से कोरोना काल में सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि भिलाई की जनता उनको घुसने नहीं दे रही है, क्या इस चुनाव से चाहे आपकी पार्टी जीते चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, क्या आपको लगता है कि दोनों, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी कि आला कमान से हमको जब हरी झंडी मिल जाएगी तो हम मंत्रिमंडल का फेरबदल करेंगे, तो ये क्या ऐसा माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक समीकरण है उसका भी, उस पर भी फर्क पड़ेगा कि दोनों पार्टी में यदि जीतती है, कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस में शायद वो नेता बच जाएं जो मंत्रिमंडल से बाहर होने वाले हैं, या फिर यदि वो हार जाते हैं वहाँ पर तो वो उन नेताओं के बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है, या भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं का नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया उन नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति खराब होने वाली है, यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है, और यदि जीतती है तो उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है। डॉक्टर साहब, इसको आप मेरे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, आप संपादक हैं, और हर 3 तिमाही परीक्षा, 6 परीक्षा के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं वो परिणाम निश्चित रूप से छात्र को प्रभावित तो करते ही हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 15 साल की जो सरकार चली है उसके बाद एक नेतृत्व के सामने नेतृत्व की चुनौती खड़ी हो गई है। अगर आप ईमानदारी से कहें, मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कि देखने में कुल मिला के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिखरी नजर आती है कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में है। डीप रसोई जी आती है तो थोड़ी हलचल होती है, या कोई दिल्ली से कोई और आदमी आता है तो हलचल होती है, मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने टीम वर्क के लिए जानी जाती थी वो वैसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में भारतीय क्रिकेट टीम की तरह हमारे पास काफी तादाद में एक्स्ट्रा प्लेयर है जो
टेस्ट टीम में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये टेस्ट मैच के बाद हो सकता है किसी को प्रवेश का अवसर भी मिल भी जाए और न भी मिले, वो तो टेस्ट मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा। आप इसको किस फॉर्मेट में देखते हैं? टेस्ट मैच के में देखते हैं, वनडे में देखते हैं, T20 में देखते हैं? नहीं, ये तो इसको अभी हमारे लिए तो नेट प्रैक्टिस है। अच्छा, आपके लिए नेट प्रैक्टिस है। चलिए ठीक है, केदार जी भी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपने सुरेंद्र शर्मा जी को बहुत गौर से सुना होगा। उनका कहना है कि उनकी जो योजना है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही और मुझे लगता भी है कि शायद वो सच होने वाली, कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा 2023 के चुनाव में। कलेक्टिव लीडरशिप की बात आपकी पार्टी करती है जब वो विपक्ष में होती है, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी का फेस होता है। डॉक्टर रमन सिंह इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। जब उस समय नगरीय निकाय चुनाव हुए थे 1.5 साल पहले, तब उनकी सक्रियता उस हद तक नहीं दिखी थी। अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टी उनको आगे कर रही, बाकी नेता पीछे दिख रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक जो बात भैया ने कही कि टीम वर्क है और टीम के आधार पर सुरेंद्र भैया ने कहा और टिकट बची है और प्रत्याशी कैसा है वार्ड में, उसकी छवि क्या होती है, इसके आधार पर तय होता है। अगर इसके आधार पर तय होता है सुरेंद्र जी, अगर आपने कहा है, तो मैं कहता हूं कि आप चुनाव तो हार चुके। आपने एक भी बागी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया, उल्टा आपने ये बयान दिया है कि जो जीतेगा वो हमारा होगा। अरे जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी? इसका मतलब आपने आंख बंद करके टिकट दे दिया क्या? आपने कोई पैमाना तय नहीं किया था क्या? और अगर किया था तो फिर बाकी लोगों को निष्कासित करने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्या आप डर रहे हैं कि जैसे विधानसभा में जो हाल हो रहा है, आपका सरकार में जो हाल हो रहा है, इतना भयंकर असंतोष है वो निचले स्तर पर भी पहुंच जाएगा? क्या इतना भय है कांग्रेस पार्टी को? और ऊपर से आप ये बात करते हैं कि आगे कौन अगर जीतेगा तो भाजपा को कौन लीड करेगा, सुरेंद्र जी कह रहे थे और इनके मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, तो अपनी पार्टी को संभालो। पार्षद तक को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, पार्षद जो बागी खड़े हो गए उनको निकाल नहीं पा रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो जिसके कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं। हमने तो जिन कार्यकर्ताओं ने नाम भरा है उन्हें निकाल दिया, 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि पार्टी ने जो टिकट तय किया है वो उपयुक्त प्रत्याशी और वो चुनाव जीत कर आने वाला है। दूसरी बात, ये बारंबार कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस से कह रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। हम इसे क्रिकेट से इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 15 निकायों का चुनाव है और लाखों करोड़ों लोग इसमें उत्साही होकर अपना मतदान करने वाले हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी नेट प्रैक्टिस नहीं है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और जो 51,000 करोड़ रुपए का लोन ये भूपेश सरकार ने 3 सालों में ले लिया, इसका हिसाब पूछना चाहते हैं वहां निकायों में बैठकर, और निकायों में बैठकर ये बताना चाहते हैं कि इन 3 वर्षों में एक फूटी कौड़ी तक निकायों को नहीं दी इस प्रदेश सरकार ने। और बात करते हैं ये विकास की, अरे तो और तो छोड़िए डॉक्टर साहब, 51,000 रुपए कर्जा किसानों के नाम पर लेते हैं और बारदाना घर से लाना कहते हैं। ये कौन सी सरकार है? ये कैसे किसानों की सेवा कर रही है? और टोकन देने के लिए बालोद जिले में तो ऐसी भगदड़ मची, मेरी माताएं बहनें इंजोर्ड हो गई। कैसी चल रही है सरकार? क्या हिसाब से चल रही है सरकार? केदार जी, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं डॉक्टर साहब, 15 वर्षों तक प्रदेश की सेवा की है, विकास का मील का पत्थर बनाया है, और मैं कहूंगा 15 वर्षों में सिर्फ 28,000 करोड़ लोन लिया और 55,000 स्कूल बनाए, 10 मेडिकल कॉलेज बनाए और 350 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। उस पर ये पैसा खर्च हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये 51,000 करोड़ का लोन एक ईंट तक इन्होंने नहीं लगाई। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क है और हम आगे बढ़ रहे हैं। केदार जी, आपने 3-4 बातें कही हैं। एक तो आपने कहा कि आपकी पार्टी की सरकार ने 10 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। भूपेश बघेल जी का कहना था कि आपकी जो सरकार थी 3 कार्यकाल में उसने 4 मेडिकल कॉलेज बनाए, जबकि कांग्रेस ने 3 साल में 4 मेडिकल कॉलेज बनाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने कहा कि 51,000 करोड़ का जो लोन लिया है वो इन्होंने उसमें कोई विकास कार्य नहीं किया, तो क्या आप ये बहुत गंभीरता से कह सकते हैं कि जो 51,000 करोड़ का राज्य सरकार ने लोन लिया है
वो व्यर्थ लिया है, उससे किसी का फायदा नहीं हुआ? निश्चित रूप से मैं तो प्रामाणिकता के साथ ये बात कहता हूं कि 28,000 करोड़ का लोन जो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल में लिया गया और 51,000 करोड़ का लोन सिर्फ 3 वर्षों में लिया गया, अगर उसका बाइफर्केशन करके देंगे तो 48 करोड़ रुपया प्रति महीना होता है। उतना तो खर्च करने की इनकी ताकत नहीं है। और अगर 51,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया होता और सही काम में लिया है और सही काम में लगाया होता तो 11 लाख प्रधानमंत्री आवास जो हमारे गरीब भाई बहनों के छत्तीसगढ़ में बन रहे थे, जिसमें एक परिवार में अगर 5 लोग रहते तो मेरे छत्तीसगढ़ के 55 लाख भाई बहनों को एक छत मिल जाती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हिस्से का पैसा भेजा था। ये सरकार उसे भी वापस कर दी। मैं कहूंगा ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है और ये फंड का उपयोग पर्याप्त नहीं कर पा रही है। आर्थिक अनियमितता है इस सरकार। केदार जी ये बताइए, आपकी पार्टी की सरकार ने जो हाउसिंग बोर्ड के मकान बने पड़े हैं जिनको कोई खरीदार नहीं है, 2-3 हज़ार से ज़्यादा, इतना एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा, और ऐसी कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना के खड़े किए हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, उस पैसे का क्या? ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डॉक्टर साहब मेरे जानकारी में जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। घर बने हैं, देर सवेर, कोरोना काल था, वो बिक जाएंगे और लोग आज रहने आ रहे हैं। आप देखिए आरडीए की योजना कितनी अच्छी थी, हाउसिंग बोर्ड की योजना, लोगों को घर मिला, लोग रह रहे हैं। परंतु जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, उसकी योजनाओं को, उसके नियम को इतना उल्टा पुल्टा कर दिया कि लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें सारे काम बंद है, पूरे काम बंद है। 51,000 करोड़ रुपए का ये कर क्या रहे हैं, जवाब तो दें। इनके पास 51,000 करोड़ का राज्य सरकार क्या कर रही है और राज्य सरकार ने कितना विकास कार्य किया, इस पर बात करेंगे। केदार गुप्ता जी ने आरोप लगाया था कि 51,000 करोड़ का राज्य सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका क्या किया। सुरेंद्र शर्मा जी ने वैसे उसका जवाब दे दिया था, लेकिन जिस जोरदार तरीके से उन्होंने फिर से आरोप लगाया है, तो चाहूँगा शर्मा जी आप इसका उत्तर जरूर दें। देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के हाउसिंग बोर्ड के अगर मकान नहीं बिकते तो सही है। अगर कमल विहार में उन्होंने लाखों करोड़ों का कर्जा लेके उसको डुबो दिया वो सही है। स्काई वॉक बना दिया कमिश्नर खोरी के चक्कर में, वो भी सही है। मगर सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार, एक बात समझ में आना चाहिए कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो बहुत सारे करारोपण के लिए या कराधान के लिए राज्य की सरकार केंद्र पर निर्भर है। और हमारे केदार भाई जिस कोरोना को उल्लेख कर रहे हैं, उसी कोरोना संकट की वजह से आज 32,000 करोड़ रुपया की लेनदारी हमारी केंद्र सरकार से है। अगर सही समय पे केंद्र सरकार वो राशि हमको समय समय पे देते जाती तो ना तो सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना वापस आता और ना हमको बैंकों से इस तरह से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती। जहां तक हिसाब का सवाल है, एक साधारण सा हिसाब बताता हूँ डॉक्टर साहब। 2 लाख जो शिक्षा कर्मी थे उनको शिक्षक बनाया गया है, सहायक शिक्षक। उनकी जो वेतन वृद्धि हुई है और उनकी जो सुविधा में वृद्धि हुई है, 11,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया है। 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया हर साल राजीव गांधी न्याय योजना में सरकार जो है किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा कोरोना के इस भीषण संकट का सामना करना पड़ा है। तो इन सारी परिस्थितियों में आज छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि भूपेश बघेल की सरकार जो है लोगों के हितों में काम कर रही है। केदार जी, सुरेंद्र जी ने उपयुक्त उत्तर दिया है जो आपने आरोप लगाया राज्य सरकार पर। उनका कहना जीएसटी का हमारा पैसा कब देंगे आप, 32,000 करोड़? अभी बताता हूँ समय कम है साहब। सुरेंद्र शर्मा जी को पिछली बातें याद है। अभी 4,239 करोड़ रुपया एडवांस टैक्स यहाँ पर दे दिया गया है। कि आप पैसा चिल्ला रहे हैं, 4,239 करोड़ रुपए जीएसटी का पैसा एडवांस यहाँ पर आया हुआ है। दूसरी बात, 9,000 करोड़ रुपया धान के खरीदी के लिए आया हुआ है, एडवांस में दिया मोदी जी ने। तीसरी बात, 92 लाख टन धान, 92 लाख टन कह रहा हूं, जो आज तक इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार ने नहीं खरीदा। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का 92 लाख टन धान, मतलब 61 लाख टन चावल केंद्र की सरकार खरीदने वाली है और उन्होंने घोषणा कर दी और पैसा भी भेज दिया।
परंतु मेरे ये बात समझ में नहीं आती। 51,000 करोड़ फिर कहूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये घोषणा पत्र लाते हैं, हम आरोप पत्र लाते हैं, साथ में घोषणा पत्र भी लाते हैं। हमारे आरोप पत्र का इनके पास कोई जवाब था क्या? ये हमारे आरोप पत्र का जवाब नहीं दे पाए। और जहां पर इन्होंने कहा था 25 लाख युवा बेरोजगार हैं और हर महीने 2,500 रुपया प्रति मासिक, हम 2,500 रुपया रोजगारों को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे? मैं कहता चुनाव हूं प्रचार प्यार वार सब चल रहा है, आरोप पत्र घोषणा पत्र की बात हो रही, लेकिन मत पत्र से पता चलेगा जनता किसके साथ। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।